नमस्कार दोस्तों। तो हिजबुत तहरीर शायद आपने नाम पहले बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, जितना ज़्यादा हम अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं उनका नाम सुनते हैं। जैसे आईसिस का नाम आपने सुना है, अलकायदा का सुना है, इंडिया में हिजबुल मुजाहिदीन का नाम सुना है, डिफरेंट लश्कर तैयबा का नाम सुना है। वैसे आप हिजबुत तहरीर का शायद आपने पहले नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अभी हिजबुत तहरीर भारत के लिए एक नई चुनौती बनकर के सामने आ चुका है। देखो, लश्कर तैयबा और इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, ये बहुत आराम से काम करते हैं। मतलब ये थोड़े से ना ज़्यादा मिलिटेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हमेशा सिक्योरिटीज़ की नज़र में रहते हैं। हिजबुत तहरीर टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर मोर ऑफ एन इंटरनेशनल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ज़्यादा सिक्योरिटीज़ अथॉरिटीज़ की नज़र में ये रहते नहीं हैं। रिसेंटली इन्होंने अचानक से बहुत एक्टिव हो चुके हैं ये इंडिया में, और इंडिया में इनका जो मॉड्यूल है तमिलनाडु में, पुडुचेरी में इनका जो बेस है, वहाँ से कई सारे मॉड्यूल्स को गिरफ्तार किया गया है, और ये अब भारत के लिए एक नई चुनौती बन करके सामने आ चुके हैं। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ से शुरू हुआ, बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे कैसे इसकी शुरुआत है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश में सफल हुए और अब इन्होंने इंडिया की तरफ देखना शुरू कर दिया। वीडियो में आगे जाने से पहले डिटेल में एक अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने आपको अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में सीधा 60% तक का डिस्काउंट दे दिया है। मतलब ये है कि अब अनअकैडमी के आप कोर्सेज को 12 महीने के कोर्स को आप सिर्फ 23,499 में ले सकते हो, और 18 मंथ्स के कोर्स को सिर्फ 24,999 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, आप जा करके डिटेल में इस पर देख सकते हैं। और इवन मैं आपको इस वीडियो के अंत में इसके ऊपर पूरी डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि आपको इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो अब वीडियो पर अपने वापस आते हैं। तो हिजबुत तहरीर, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम बताया, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ बैंड इन इंडिया। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी, इट इज़ मोस्ट ऑफ अ पॉलिटिकल और स्कॉलरली शुरुआत, लेकिन धीरे धीरे फिर जाकर के जो इनके एजेंडा थे, एक इस्लामिक कैलिफेट बैठाना, वही सेम एजेंडा जैसे बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। हालांकि इंडिया में आप जितनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अभी तक आपने देखी है, उन सब का जो एजेंडा है वो सिंपल सा है कि कश्मीर के मामले को लेकर के वो लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं और उसको लेकर के मिलिटेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है जो पूरे पैन इंडिया लेवल पर कुछ करना, कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने की, जैसे आपने लश्कर तैयबा का नाम सुना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो ज़्यादा अब ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से ऑपरेट करते हैं कि इंडिया में ही लोकल लड़कों को हायर करना और उनको ट्रेन करना और फिर एक्टिविटीज़ करवाना, इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हिजबुत तहरीर उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। हुआ क्या, रिसेंटली अभी इंडियन जो हमारी NIA है, उसने 2 पर्सन्स के खिलाफ चार्जशीट फाइल की, जिनको अरेस्ट किया था पिछले साल 2024 में ही उनको अरेस्ट किया गया था। तो उन्होंने 2 लोग के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। एक का नाम था अब्दुल रहमान और दूसरे का नाम था मुजीबुर रहमान। ये दोनों जो है कई सारे टेररिस्ट एक्ट्स प्लान कर रहे थे एक साथ, और उनको एग्जीक्यूट करने की भी कोशिश कर रहे थे, और ये दोनों बड़े आराम से तमिलनाडु से ऑपरेट कर रहे थे। और वहीं से फिर हिजबुत तहरीर का नाम सामने आता है, और हिजबुत तहरीर जो है वो उसका बेस तमिलनाडु को माना जाता है और पुडुचेरी को माना जाता है। और फिर पूरी इसके बारे में इसकी हिस्ट्री, हालांकि इंडिया में इसकी बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। इंडिया में ये पहले कभी नहीं थे, पिछले 5-6 साल में अगर आप देखोगे तो उसी में ये इंडिया में काफ़ी एक्टिव हुए। उसके पहले ये इंडिया में ऑपरेट नहीं करते थे। उसके पहले ये बाहर अगर आप देखोगे तो मोर ऑफ अ पैलेस्टीनियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो वहाँ से ये लोग ऑपरेट किया करते थे। लेकिन इंडिया में अगर ये एक्टिव हो चुके हैं तो ये हमारी अथॉरिटीज़ के लिए एक बहुत बड़ी समस्या की बात है। तो इन दोनों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई, उसके बाद देश को इनके बारे में पता चला। हालांकि और उसी के बाद अगर आप देखोगे 2024 में ही अक्टूबर में HUT को UAPA के अंदर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। पाया गया कि कई सारे टेरर मॉड्यूल्स ये लोग चला रहे हैं, और इनके ऊपर 6 केसेस अलग अलग राज्यों में फाइल किए गए, और फिर उन केसेस के बिना पर इनके 2 जो पर्सन थे जिनको अरेस्ट किया गया था उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई। उसके अलावा जो इसका पूरा हेड था ऑपरेटिव का, उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं से पूरा मामला खुला था कि HUT अब भारत में एक्टिव हो चुका है। उस पर्सन का नाम था फैजुल रहमान। ये फैजुल रहमान को भी तमिलनाडु से अरेस्ट किया गया था, और वहाँ से पता लगा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी इनका मेन बेस है। और एक जो अभी हमारी रिसेंटली 2024 में एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पूरा एक सेशन डेडिकेट किया गया था HUT यानी कि हिजबुत तहरीर के लिए। अब अगर एक पूरा सेशन डेडिकेट किया जा रहा है हिजबुत तहरीर के लिए, तो आप समझ सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए कितना ज़्यादा घातक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्यों ये भारत के लिए घातक है, इनके एजेंडा क्या है, इनके मंसूबे क्या हैं। तो उसके लिए पूरा एक सेशन यहाँ पर डेडिकेट किया गया था जब फैजुल रहमान को अरेस्ट हुआ। फैजुल रहमान अभी भी फिलहाल ये हमारी अथॉरिटीज़ के अंदर में है, और इससे पूरी इंटरोगेशन फिलहाल चल रही है धीरे धीरे, इसीलिए मॉड्यूल्स ये सब पकड़े जा रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? देखो, ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे US में बैन है, चाइना में बैन है, रशिया में बैन है, और चाइना और रशिया की भी नाक में दम कर रखा है इस ऑर्गेनाइजेशन ने। मैं अभी आपको आगे बताता हूं क्यों दम कर रखा है। और पाकिस्तान में तो बैन है। पाकिस्तान में बैन होना ना होना आपको पता ही है, सब एक ही बात है। UK, जर्मनी, इजिप्ट, बांग्लादेश
और हर जगह लगभग सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है और इन सब कंट्रीज़ में अच्छी पैठ रखती है ये ऑर्गेनाइजेशन। खासतौर से अभी रिसेंटली हमने बांग्लादेश में इसकी बहुत बड़ी पकड़ देखी है, जहाँ पर बहुत बड़ी सफलता इनको मिली है बांग्लादेश में, और उसी के बाद अब ये इंडिया में दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और तमिलनाडु और इस जगह से कर रहे हैं। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर दो मत हैं, ग्रुप हैं। एक ग्रुप कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जॉर्डन से शुरू हुआ, एक ग्रुप कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन सीरिया से शुरू हुआ। जैसे ये वाले आर्टिकल में आप देखोगे यहाँ पर सीरिया मेंशन है, लेकिन आप जाकर के सर्च करोगे तो आपको कुछ जगह यहाँ मिलेगा कि जॉर्डन से शुरू हुआ है। तो दोनों जगह की बात है, लेकिन इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था अल नभानी। अल नभानी जो है ही वॉज अ वेरी पैलेस्टीनियन स्कॉलर, वेरी वेरी फेमस पैलेस्टीनियन स्कॉलर, और उसने इसकी शुरुआत करी थी। एजेंडा क्या था? एजेंडा पैलेस्टीन का एजेंडा था पहले शुरुआत में, और काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन्होंने बहुत लंबे समय तक ऑपरेट किया। लगभग 1980 तक इन्होंने एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट किया अल नभानी के अंडर में, और 1979 तक ये पर्सन जो है इसका चीफ रहा। और उस समय पर बहुत और भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भी इसको ज्वाइन किया, बल्कि इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुस्लिम ब्रदरहुड को उस समय ज्वाइन किया था। बाकी आपने फतेह पार्टी का नाम सुना होगा, तो फतेह पार्टी का बड़ा नेता था उस समय खालिद हसन, उसने भी इसको ज्वाइन किया था। इवन PIJ का नाम मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जो कि एक हमास टाइप का ही ऑर्गेनाइजेशन है PIJ। तो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का भी बड़े कई सारे नेताओं ने इसको ज्वाइन किया था, और हिजबुत तहरीर को, और तब तक ये एक पॉलिटिकल स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन था। बाद में जाकर के जब इनके मंसूबे दुनिया के सामने आए, खासतौर से 1990s के बाद अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी थी सेंट्रल एशिया में। उसके बाद ये इनके जो टेररिस्ट मंसूबे थे वो दुनिया के सामने आए, और इसलिए जगह जगह पर इनको बैन किया गया। अब इनका जो मेन एजेंडा ऑब्जेक्टिव क्या है कि वही जिहाद है, पूरा इनका मेन ऑब्जेक्टिव कि पूरी दुनिया के खिलाफ जिहाद छेड़ो, और जो ये फेथलेस लोग हैं इनको फेथ में लेकर। फेथलेस लोग ये किसको मानते हैं? फेथलेस उसको मानते हैं जो भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता है, ही इज़ अ फेथलेस। जो भी अल्लाह पे बिलीव नहीं करता है, ही इज़ अ फेथलेस पर्सन, और उन सबको आपको एक अम्ब्रेला के अंडर लेकर के आना, ये इनका पूरा ऑब्जेक्टिव है। क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? जो हमारी अभी कंट्रीज को एक कुफ्र कहते हैं, मतलब कि द कंट्री ऑफ डिसबिलीवर्स। तो कुफ्र से ये इस्लाम तक का सफ़र है, दर ए कुफ्र से दर इस्लाम तक का ये इनका ऑब्जेक्टिव है, ये पूरा ये करना चाहते हैं। अब इसकी जो शुरुआत इन्होंने पहली बार जो इनका चेहरा, वैसे तो जॉर्डन सीरिया जगह पर इनकी अच्छी पैठ थी, आईसिस के साथ मिलकर के इन्होंने काम किया लंबे समय तक, अलकायदा के साथ इनके लिंक्स जोड़े जाते हैं कई सारे इनके नेता। तो जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, सीरिया में, इराक में, जॉर्डन में, जितने भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे सबके साथ हिजबुत तहरीर ने काम किया है, इसलिए इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। एशिया में जो इनकी बड़ी पैठ थी वो इन्होंने 1990s के समय पर दिखाई थी। 1990s के बाद जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इन्होंने उस टाइम पर सेंट्रल एशियन जो हमारी 5 कंट्रीज़ थी उनको टारगेट किया कि यहाँ पर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और इन क्षेत्रों में हम इन 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक करके यहाँ पर एक इस्लामिक कैलिफेट बैठा सकते हैं, और पूरा पॉलिटिकल जो सत्ता है उसके ऊपर काबिज कर सकते हैं, जिससे ये पूरी कंट्रीज़ जो हैं वो इस्लामिस्ट कंट्रीज़ बन जाएंगी पूरी तरीके से। यहाँ पर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, कोई डिक्टेटरशिप नहीं, कुछ नहीं, एक इस्लामिक कैलिफेट होगा और पूरी इस्लाम की कंट्रीज इनको मानी जाएंगी। क्योंकि रशिया उस समय कहा गया वीक हो गया था, हालांकि रशिया का काफ़ी वर्चस्व था सेंट्रल एशिया में, और चाइना के भी अपने मंसूबे थे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के, तो रशिया और चाइना ने मिल करके इनको रगड़ दिया था वहाँ पर सेंट्रल एशिया में हिजबुत तहरीर को। तो कामयाब नहीं हो पाए थे उन मंसूबों में। लेकिन उसी के बाद अगर आप देखोगे तो आज भी जो रशिया के अंदर टेररिज्म है, जो उसकी शुरुआत हुई थी वो इन्हीं के हिजबुत तहरीर के पूरे मॉड्यूल्स के साथ हुई थी, जब ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में ये उनको भड़काने की कोशिश कर रहे थे। वही आज दागिस्तान टाइप के जो रीजन है जहाँ पर टेररिज्म मिलेगा आपको रशिया में, वहाँ का जो पूरा टेररिज्म, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल एशियन पॉपुलेशन काफ़ी है, तो वो उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी हिजबुत तहरीर से। इसलिए रशिया ने भी हिजबुत तहरीर को बैन कर रखा है, और चाइना में भी जो यूगर मुस्लिम को भड़काना और उनको पूरा उनकी जो सेंट्रल एशियन रूट्स हैं उनसे सपोर्ट दिलवाना, वो सब कुछ काम हिजबुत तहरीर कर रहा था। इसलिए चाइना ने भी हिजबुत तहरीर को बैन कर रखा, और चाइना भी बहुत स्ट्रांगली हिजबुत तहरीर को दबाने की कोशिश करता है। बांग्लादेश से अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम है इस टाइम पर, तो वो यही ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से। तो वहाँ पर 1990s में इन्होंने पूरी बाकायदे इसकी 3 स्टेजेस की अपनी मेमो बना रखा था कि कैसे हमें सत्ता पर काबिज होना। सबसे पहली चीज़ तो जो सारे ऑर्गेनाइजेशन की होती है कि कैसे रिक्रूट करना है लोगों को रिक्रूट करके ऑर्गेनाइजेशन में कैसे लाओ। खास तौर से ना ये पढ़े लिखे स्कॉलरली टाइप लोगों को ये रिक्रूट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे हमने नॉर्मली देखा है कि नॉर्मली यहाँ पर आपको जो लोग देखने को मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जो
कि पढ़े लिखे नहीं होते उन लड़कों को पहले रिक्रूट किया जाता था इंडिया में भी, लेकिन अभी आपने रिसेंटली एक ट्रेंड देखा होगा कि पढ़े लिखे लड़कों को रिक्रूट करो, वो हर जगह पर काम आएंगे आपके। तो वैसे ही ये हिजब उत तहरीर शुरू से ऐसे ही ऑपरेट करता है। तो पहला स्टेज है इनका लोगों को रिक्रूट करना। दूसरा इनका स्टेज है कि कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं पूरे सोसाइटी में उसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ताकि लोगों को एक बिलीव हो पाए कि हाँ भाई इस्लाम इज़ द राइट आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। और फिर धीरे धीरे जब आप वैसा करने लगोगे तो ऑलरेडी आपके एक सोसाइटी के ऊपर एक पूरा आपका कब्जा हो जाएगा, और फिर आप उस पॉलिटिकल पावर पर अपना इस्लामिक कैलिफेट बैठा सकते हैं, और वहाँ से फिर आप इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग इन पूरे देशों को चला सकते हैं। तो ये इनका 3 स्टेजेस फार्मूला है जो इन्होंने हर कंट्री में अप्लाई करने की कोशिश करी। ठीक उसी तरीके से जैसे इन्होंने सेंट्रल एशिया में किया, उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश में करने की कोशिश करी थी। बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये हुई कि इनके मतलब की सरकार नहीं वहाँ पर आ पाई। शेख हसीना वहाँ पर आ गई। शेख हसीना ने क्या किया था, 2009 में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन किया था, जमात इस्लामी वगैरह सबको इन्होंने बैन कर दिया था। तो उस टाइम पर हिजब उत तहरीर को भी शेख हसीना ने उस समय पर बैन कर दिया था, और इन ऑर्गेनाइजेशंस की हमेशा टारगेट पर रहती थी शेख हसीना। लेकिन जब शेख हसीना की गवर्नमेंट जो गिरी थी, अगर आप देखो तो उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ था, और उसमें जमात इस्लामी का तो नाम आया ही था, उसमें और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आया था, उसमें से एक हिजब उत तहरीर भी था। अब इस बांग्लादेश में इन्होंने कैसे गवर्नमेंट को गिराया, इसमें सबसे ज़्यादा नाम जो इनका आता है, क्यों आता है, उसके पीछे 2 पर्सन का नाम है। देखो, एक पर्सन का नाम है नसीमुल गनी, नाम है एक व्यक्ति का। नसीमुल गनी कौन है? नसीमुल गनी बेसिकली आज की डेट में बांग्लादेश का होम सेक्रेटरी बना बैठा है यूनुस की सरकार में, मोहम्मद यूनुस की सरकार में। और मोहम्मद यूनुस का जो की एडवाइजर्स में एक पर्सन आता है जिसका नाम है महफूज आलम। ये दोनों व्यक्ति जो हैं ये सीधा सीधा हिजब उत तहरीर के काडर में जुड़े हुए हैं। बल्कि ये जो व्यक्ति है नसीमुल गनी, ये तो हिजब उत तहरीर के मेन ऑपरेटिव्स में थे, उसके फाउंडर मेंबर्स में से एक था जो बांग्लादेश में था। आज ये दोनों सरकार में बैठे हुए हैं। साफ साफ इसका जो पूरा मंसूबा है वो समझ में आ रहा है कि हिजब उत तहरीर ने कैसे इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्केस्ट्रेट किया है, सपोर्ट किया है। जमात इस्लामी का तो हाथ था ही, लेकिन इन जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का भी हाथ था, जिसको एक टाइम पर बैन किया गया था। बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये सब ऑर्गेनाइजेशंस बैन हैं। उनके मेन कैडर्स ने इस पूरे प्रोटेस्ट में काम किया था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, जिसके बाद बांग्लादेश में सरकार गिराई गई। और इसीलिए बांग्लादेश में पूरा उनका एजेंडा ही ये है इस्लामिक कैलिफेट बैठाने का। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को दबाया जाएगा। उसके बाद आपने इंडिया में भी इनकी जो एक्टिविटी है वो 2019 में सामने आई थी। 2019 में आपने सुना होगा कि आर्टिकल 370 का जब पूरा केस हुआ था तो उसके बाद बहुत लंबा प्रोटेस्ट हुआ था। सिर्फ इंडिया में ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ था बल्कि बाहर भी इसका प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं था इसका, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया था। उसमें इंडिया के हाई कमीशन के बाहर किया गया था प्रोटेस्ट लंदन के अंदर। उस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से हिजब उत तहरीर ने फंड किया था, उस पूरे प्रोटेस्ट को खड़ा किया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एजेंसीज ने इसके ऊपर केस रजिस्टर किया और एक व्यक्ति को, मोहम्मद इकबाल को 2020 में इंडिया से अरेस्ट किया गया था। तब एचयूटी पूरे इंडिया में एक्टिव हो चुका है, उसकी जानकारी एनआईए को लगी थी। उसके बाद लगातार उनको खोजा जा रहा था। साल 2024 में फिर से इन्होंने डिजिटली एक ऑपरेशन करने की कोशिश करी थी। उसके बाद ये जो व्यक्ति जो मैंने आपको स्टार्टिंग में नाम बताए मुजीबुर रहमान टाइप के, इनको जब अरेस्ट किया गया उसके बाद उनके ऊपर चार्जशीट फाइल हुई और तब जाकर के एचयूटी का पूरा जो ऑपरेटिव सेल है वो इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा था वो सामने आया। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने आपको सीधा 60% का डिस्काउंट दे दिया अपने कोर्सेज में। और ये जो डिस्काउंट है ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। कल से ये डिस्काउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आज आपके पास लास्ट डेट है डिस्काउंट को अवेल करने के लिए, इसको जल्दी से अवेल कर लीजिएगा। ये जो पूरे कोर्स है ये अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम है। जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर होगा। और इसमें जो मेंस की टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा, डेडिकेटेड डाउट सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी आपको यहाँ पर। और अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।